Filing of application. An application in respect of an rented premises shall be filed in rent tribunal of the area or the district. If an application is filed under subsection 1, the administrative special judge rent Administrative special judge rent of the area of the district may take cognizance of the case or entrust the same to any other special judge rent. An application under subsection 1 shall contain a concise statement of facts, the relief claimed, and shall be accompanied by copies of all relevant documents in possession of the applicant. If the application is for eviction of a tenant, the landlord shall submit his affidavit and affidavit of not more than 2 witnesses along with the eviction application. अच्छा, ये सेक्शन 19 पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट 2009 क्या कहता है कि बेदखली इसके तहत होनी चाहिए या कोई और एप्लीकेशन की भी बात करता है? कोई और एप्लीकेशन बेदखली के अलावा भी क्या दायर की जा सकती है और किस सेक्शन के तहत दायर की जा सकती है और क्या कहता है? ये तो एप्लीकेशन की बात करता है, लेकिन 19 सबसेक्शन 4 इसका कहता है कि अगर बेदखली के लिए है तो फिर एफिडेविट हो, ऐसे ही है। तो आप बता क्यों नहीं रहे? ये फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन की बात करता है। अब ये वो एप्लीकेशन हैं, जैसे कौन सी एप्लीकेशन, आपने सारा लाभ तो पढ़ लिया, कौन सी एप्लीकेशन है? रेंट डिपॉजिट कराने के लिए सेक्शन और है, वो आइए आपको बताते हैं। सेक्शन 26 अभी से इसका वो क्या कहता है। ये वो एप्लीकेशन है जहां उसको मेंटेनेंस का कहेगा, रिपेयरिंग का कहेगा। ये 26 कहता है कि रेंट ट्रिब्यूनल टू एक्सरसाइज पावर ऑफ सिविल कोर्ट। इस सेक्शन के तहत रेंट ट्रिब्यूनल जो है वो एप्लीकेशन ले सकता है कोई स्टे वगैरह के इशू के लिए। अगर कोई स्टे वेकेशन का इशू है तो वो रेड विद होगा सेक्शन 26 ऑफ द पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट 2009। अब इसमें एप्लीकेशन कौन सी बात करता है? इसमें एप्लीकेशन की बात करता है वो मेंटेनेंस की। और ये एप्लीकेशन कौन दायर करेगा? लैंडलॉर्ड और टेनेंट? नहीं, दोनों दायर कर सकते हैं। क्या लैंडलॉर्ड नहीं कर सकता? अगर टेनेंट को वायलेशन कर रहा है तो क्या टेनेंट के पास सिर्फ एक ही रेमेडी है कि वो बेदखली दायर करेगा? नहीं, टेनेंट जो है उसके पास ये भी रेमेडी, लैंडलॉर्ड के पास ये भी रेमेडी है कि वो टेनेंट को कहे कि वो प्रेमिसेस को प्रॉपर हैबिटेबल कंडीशन में रखे, अम्यूनिटीज जो है उसके बाबत पे करे या कोई न्यूसेंस क्रिएट ना करे। अगर वो कर रहा है, जरूरी नहीं है कि फोर्थ विद लॉ ये कहता है कि उसी वक्त ही उसके खिलाफ जाएगा और जाते ही क्या करेगा? बेदखली दायर कर देगा। नहीं, हाँ, ऑप्शन है बेदखली दायर करने की उसके पास, ला रोक नहीं रहा। दोनों तरीकों से वो कहता है कि रेंट लैंडलॉर्ड जो है रेंट ट्रिब्यूनल के पास जा सकता है। यह एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूँ, अभी देखते हैं। वो कहते हैं एप्लीकेशन रिस्पेक्ट ऑफ द रेंट प्रेमिसेस शैल बी फाइल्ड। अब उसने एप्लीकेशन की बात की है इन द रेंट ट्रिब्यूनल ऑफ द एरिया और द डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, ये ट्रिब्यूनल का जब कॉन्सेप्ट आता है तो क्या लगता है कि ट्रिब्यूनल कोर्ट नहीं होती? अभी से जज साहब जो बात कर रहे थे कि वो उन्होंने कहा जी बॉर्डर एरिया कमेटी ट्रिब्यूनल है, तो एक कंसेप्ट उनके ज़हन में आया कि ट्रिब्यूनल शायद कोर्ट वर्क नहीं कर रही है, एज ए कोर्ट नहीं है। ट्रिब्यूनल कोर्ट होता है, स्पेशल कोर्ट होता है, सेवरल ट्रिब्यूनल है। किसी एक का बताइए आप। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ट्रिब्यूनल,
अथॉरिटी ट्रिब्यूनल और ये रेंट ट्रिब्यूनल, ये सारे जो हैं ये ट्रिब्यूनल ही हैं, लेकिन वो कोर्ट का, क्योंकि वो स्पेशल कोर्ट है। अच्छा एक और चीज देखिए, किसी जज के मार्जिन पे जब लिखता है ना, तो वो अपना नाम, अपना लिखता है कौन सी क्लास है, फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, साथ ये लिखता है कि वो जज कौन सा है, फैमिली जज है, सिविल जज है, रेंट ट्रिब्यूनल है। अब जब रेंट ट्रिब्यूनल लिखेगा तो वो राउंड में क्या लिखेगा, स्पेशल जज रेंट। इसी तरह ही बिल्कुल आप ऑर्डर में देखेंगे तो इसी तरह ही स्पेशल जज रेंट वो लिखेगा। द ट्रिब्यूनल ऑफ द एरिया ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, हाँ जी, पहली बात तो ये है कि डिस्ट्रिक्ट के जो ट्रिब्यूनल एरिया है वहां ये एप्लीकेशन दायर होगी। हाँ, अनलेस कहीं लॉ ने प्रोवाइड किया है, हाई कोर्ट ने कोई रूल सेट किए हैं और ये हाई कोर्ट टाइम टू टाइम कर सकता है। अभी हम जाते हैं हाई कोर्ट के रूल की बाबत कुछ और चीजें, एफिडेविट के बारे में कि एफिडेविट कैसे होता है, तो वो अभी हम उसको एलेबोरेट करते हैं। एप्लीकेशन इज फाइल्ड अंडर सबसेक्शन 1 द एडमिनिस्ट्रेटिव स्पेशल जज रेंट। अब रेंट को बार बार वो क्या कर रहा है, छोटी ब्रैकेट में कर रहा है, ऑफ द एरिया और द डिस्ट्रिक्ट में टेक कॉग्निजेंस ऑफ द केस और इंटरेस्ट टू द सेम टू एनी अदर स्पेशल जज रेंट। अब ये बताइए, लाहौर में हम डायरेक्ट जाते हैं उस रेंट कंट्रोलर के पास? नहीं जाते, हम एडमिनिस्ट्रेटिव जज के पास जाते हैं और उसमें 2-4 जितने भी जज उस वक्त काम कर रहे हैं उनको इंटरेस्टमेंट हो जाती है कफियत नेसेसरी के बाद। अच्छा, ये कफियत का वर्ड भी हाई कोर्ट के रूल में देखेंगे तो कफियत ही लिखता है। अभी हम हाई कोर्ट रूल की तरफ जाते हैं। एन एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 1 शैल कंटेन्स ए कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स। अब क्या है, एप्लीकेशन में फैक्ट्स होने चाहिए भाई, कोई भी के क्या करना चाहते हैं, द रिलीफ क्लेम्ड, कि रिलीफ कौन सा चाह रहे हैं, क्या उसको बेदखल करना चाह रहे हैं या सिंपल कुछ रिकवरी करना चाह रहे हैं किराए की, या अम्यूनिटीज को दुरुस्त कराना चाह रहे हैं, या टेनेंट जाना चाह रहा है कि ये नेसेसरी जो रिपेयर है लैंडलॉर्ड करवाए, या लैंडलॉर्ड जो है सेक्शन 12 की जो ऑब्लिगेशन है वो पूरी नहीं, 12 ही है सेक्शन 12 ऑब्लिगेशन ऑफ द लैंडलॉर्ड, और सेक्शन 13 किसकी, टेनेंट की। अच्छा, एन एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन कंटेन्स, वो उसमें कहता है जी जो फैक्ट्स हैं हाँ डिटेल में नहीं होने चाहिए। ये लॉ जो है ना, ये एक नावल किस्म का एक जो प्लीडिंग है उसको मना करता है, एक बड़ी लंबी किस्म की जो प्लीडिंग है वो नहीं, प्रिसाइज, एग्जैक्ट और फैक्ट्स, ये सारी चीजें लॉ कहता है ताकि समझ आ जाए कि बात क्या है। ये नहीं है कि 4 स्टोरी शुरू हुआ और जैसे कि हमने एक डैमेजेस के दावे में देखा कि वो लेडी का दावा था, उसने कहा मैं वहां से टिकट खरीदी, बीजिंग गई, बीजिंग में फलां जहाज था, फिर जहाज ऐसे हुआ, फिर ऐसे नहीं है, कंडेम्ड करता है, प्रिसाइज होनी चाहिए। ब्लीडिंग का भी ऑब्जेक्ट यही है। आगे इसका जो बहुत अहम सेक्शन है वो है जी पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट, दोबारा मैं बोल रहा हूँ 2009 और सेक्शन 19 सब सेक्शन 4। इस सेक्शन के तहत बेदखली होती है। कोई भी सवाल, कोई भी आपने लिखना है, अगर आपने रेलिवेंट सेक्शन लिखना है कि बेदखली के सेक्शन के तहत दायर की जा रही है तो आप लिख सकते हैं। वैसे तो रेलिवेंट प्रोविजन अगर ना भी लिखे तो कोई इशू नहीं है, और अगर गलत भी लिखें तो इसमें भी जजमेंट है कि जो एप्लीकेशन कह रही है या प्रेयर कर रही है कोर्ट वो देखेगी कहीं हद तक ये प्रोविजन गलत लिखना किसी के राइट को इन्फ्रिंज नहीं करता। 4 कहता है if the application is for the eviction of a tenant, the landlord shall submit his affidavit and affidavit and more than 2 witnesses along with the eviction application। अब 2 विटनेस जो हैं उनका जरूरी है। इस पे जजमेंट है कि अगर एफिडेविट्स जो हैं वो नहीं भी है इसके साथ तो ये जो डिफेक्ट है ये क्योरेबल है। हमने देखा कि कुछ जो होती हैं इरेगुलरिटी होती हैं और कुछ इलीगैलिटी होती हैं और कुछ इरेगुलरिटी क्योरेबल होती हैं, तो ये वो इरेगुलरिटी है जो क्योरेबल है। अच्छा, यहाँ एक और जजमेंट आप कोड कर लीजिए कि क्या सेकंड एविक्शन पिटीशन दायर की जा सकती है, तो बिल्कुल सेकंड एविक्शन पिटीशन दायर की जा सकती है और उसके लिए लॉ ये कहता है कि कोई फ्रेश ग्राउंड होनी चाहिए। 2010 YLR नजर आ रहा है सब,
509 सेकंड एविक्शन पिटीशन, ये आपको सुनने करने से ही आएगा। अगर ये चीजें आ गई तो आप आसानी से कह सकते हैं कि यस सेकंड ये बार नहीं है। लेकिन सिविल सूट बार हो जाता है। क्या हर सिविल सूट बार हो जाता है? नहीं होता, हर सूट सिविल बार नहीं होता, लेकिन कुछ सिविल सूट बार होते हैं। जैसे कि आज हमने किया, तो क्या वो रेस जुडिकाटा लागू होता था कि नहीं? या रेस सब जुडिस होता था? सेक्शन 10 लागू होता था, 11 होता था? सर 11 होने क्योंकि उसका फैसला हो चुका है, वो डिसाइड हो चुका है, उस पर डिक्री शीट आ गई, तो सेक्शन 11 रेस जुडिकाटा लागू हो गया। तो इसी तरह कुछ इश्यूज पे रेस जुडिकाटा लागू नहीं होता, आल दो के वो दावे दायर होते हैं, डिसमिस हो जाए किसी वजह से या विड्रॉ हो जाए तो दोबारा किए जा सके। उसके लिए एक ही याद रखिएगा कि कोई भी ऐसा दावा, पार्टीशन का दावा हो सकता है, फैमिली सूट हो सकता है, रेंट का हो सकता है, और दूसरा ऐसा सिविल दावा जिसमें रेकरिंग कॉज ऑफ एक्शन होती है। रेकरिंग, अकरिंग अगेन एंड अगेन, दोबारा दोबारा किसी कॉज ऑफ एक्शन का होना, दैट इज रेकरिंग कॉज ऑफ एक्शन। इस सूरत में वो दावा जो है दोबारा दायर किया जा सकता है। जैसे कि म्यूटेशन फ्रॉडुलेंट है, तो इसमें रेकरिंग कॉज कहां से आ गई? नो 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 यार, जब म्यूटेशन आती है तो उसके बाद रजिस्टर हक दौरान आती है जमाबंदी, पीरियडिकल रिकॉर्ड। अब पीरियडिकल रिकॉर्ड जो है वो लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के तहत एवरी 4 ईयर बाद वो रिफ्रेश होता है। जब वो दोबारा लिखा जाता है तो फिर एक नई काज ऑफ एक्शन बन जाती है। 4 साल बाद वो एक काज ऑफ एक्शन फिर एक नई क्रू हो जाती है, और उसे कहते हैं रेकरिंग काज ऑफ एक्शन। यानी कि अगर सिविल दावा किसी म्यूटेशन या रेवेन्यू रिकॉर्ड को दुरुस्त कराने के लिए दायर किया गया, या ये कहा गया कि ये धोखे से डॉक्यूमेंट्स लिए गए या रिकॉर्ड जो है वो मैनिपुलेट किया गया या फ्रॉड किया गया, तो फिर वो जो है रेकरिंग काज ऑफ एक्शन है, वो दावा किसी वजह से डिसमिस हो जाता है ड्यू टू नॉन प्रोसिक्यूशन, या वो किसी और वजह से हिट हो जाता है कानूनी तौर पर, तो वो दावा दोबारा दायर किया जा सकता है। अच्छा जी, बहुत इंटरेस्टिंग मैं एफिडेविट के बारे में आपको बताऊंगा, ये इसमें नहीं अदरवाइज हाई कोर्ट के रूल नोट कीजिए जो कि कहते हैं कि एफिडेविट कैसा होना चाहिए। प्लीज आप सब लोग नोट करें, टाइम लगेगा लेकिन मैं इसे सारे को पढ़ूंगा, बहुत अहम है। रूल एंड ऑर्डर्स वॉल्यूम 4 पार्ट बी चैप्टर 12B रूल 8, 9, 14 एंड 15। आ गया सर, लिख लिया? रूल एंड ऑर्डर वॉल्यूम 4 पार्ट बी चैप्टर 12B रूल 8, 9, 14, 15। अब इसके मुताबिक जी एफिडेविट होना चाहिए, तो इसके मुताबिक एफिडेविट कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मैं आगे भी बताने जा रहा हूं। आपको कोई अगर पूछेगा या सवाल होगा, वह बड़े इंटरेस्टिंगली ये सवाल बाज दफा आते रहते हैं, अगर आप एग्जैक्टली कहीं कोर्ट में नहीं बता सकते रूल, तो फिर भी आप ये कह सकते हैं कि रूल एंड ऑर्डर हाई कोर्ट के जो है उसमें ये चीज है और उसमें इस तरह है। अब इसके हवाले से द नेम ऑफ द कोर्ट, पहली बात, टाइटल ऑफ द प्रोसीडिंग, कार्रवाई का टाइटल, पहले सबसे ऊपर अदालत का नाम आता है। जैसे आपको याद होगा क्या है, लिखते हैं हम कोई भी, इन द कोर्ट ऑफ
मिस्टर जी, ABC, जो भी। आगे क्या आता है? असलम ही ले लें। CO जज M असलम, वो ऊपर आ गया जज का नाम, वर्सेस चलिए, अच्छा जी, वर्सेस शकील, ये आ गया। ये क्या हो गया? अदालत का नाम हो गया। फिर उसके बाद क्या आ गया? पार्टी का नाम आ गया। आगे फिर क्या कहता है? सब्जेक्ट एंड पिटीशन। क्या हम इसी तरह ही करते हैं? अभी आपने मुझे बताना है। जब हम लिखते हैं, ये हमने पहले क्या किया? कोर्ट का नाम लिख लिया, ऐसे ही हुआ। फिर हमने पार्टी का नाम लिख लिया। फिर उसके बाद हम क्या लिखते हैं? वैसे प्रैक्टिकली अगर आपने किया है तो हम क्या लिखते हैं? पिटीशन, सूट, जिसके साथ वो लग रहा है, एप्लीकेशन। चलिए, फिर हम अगले स्टेप पे जाते हैं। एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट, इसको ही कर लेते हैं क्योंकि अक्सर 1908 ये हम करते रहते हैं, या 151 स्टेक की एप्लीकेशन। अब इसके साथ हमारा एफिडेविट आ रहा है ना, ऐसे ही लिखा सर। फिर उसके बाद हमने इसी तरह ये बता रहा है, नेम ऑफ द डेपोनेंट, नेम, डेट, प्लेस, सारा एड्रेस क्या लिखते हैं? आए डेपोनेंट फलां फलां, क्या लिखते हैं? नहीं, अब जवाब नहीं, यहाँ डेपोनेंट का पूरा नाम आता है, पूरा नाम आता है। Yes, sir. Affidavit of एम असलम, son of सन ऑफ RO, रेजिडेंट ऑफ नो। अच्छा, फिर आप ये आ गया, और उसके बाद हम जब आते हैं तो फिर इसकी डेट को मेंशन करते हैं। शुरू से ऐसे ही शुरू करते हैं, बिल्कुल रूल ऐसे ही कह रहे हैं। अब अगर हम आज के रूल और प्रैक्टिकल दोनों चीज़ों को देखते हैं कि कहाँ क्या वाकई ही रूल के मुताबिक हम फॉलो कर रहे हैं, और ये रूल कौन से कहते हैं। बिल्कुल आप सब लोगों को ये एफिडेविट लिखना आता है, अच्छी बात है, लेकिन बात यह है कि ये रूल का पता होना भी ज़रूरी है। ये आपके किसी भी क्वेश्चन को या आंसर को या जो भी आप पे पूछ रहा है, अब वो कहता है जी पैराग्राफ में होना चाहिए। आई डेपोनेंट डू हियर बाई दैट, हम शॉर्टली क्या कहते हैं, वो शॉर्ट एफिडेविट होता है कि कंटेंट्स ऑफ दिस एप्लीकेशन में काइंडली रेड, ये पैरा हो गया। दैट इज नॉट ए करेक्ट, बट हम उसे सपोर्टिंग इसे कहते हैं शॉर्ट एफिडेविट। फुल एफिडेविट में आपने पूरे कंटेंट्स उसमें लिखते हैं विल पैराग्राफ, और ये फुल एफिडेविट लगता है किस में लगता है? फैमिली कोर्ट के पास लगता है। फिर उसके बाद यही बेदखली में लगता है। फिर उसके बाद इलेक्शन पिटीशन में लगता है, और भी कई जगहों पे फुल एफिडेविट जो है वो लगता है। शॉर्ट एफिडेविट आमतौर पर किसी एप्लीकेशन के साथ ही लगता है। अब वो कहते हैं जी क्लेम उसका क्या है। जैसे कि अगर हमने लिमिटेशन की दरखास्त की बात की, सेक्शन 5 लिमिट, वो क्या कहता है? कंडोनेशन। अब क्यों कंडोन करना चाहता है? कि बिकॉज के फैक्ट्स ये आर्डर उसके नॉलेज में नहीं आया, या फलां डेट से उसे पता चला इस फ्रॉडुलेंट आर्डर का, जजमेंट का या डिक्री का, तो ये फैक्ट्स की बात करता है। अगली बात करता है कि हम कहते हैं क्या लिखते हैं? द फैक्ट्स आर इन माई नॉलेज, जो उसके नॉलेज में है, पर्सनल नॉलेज में है, वो लिखने हैं। The declarant in affidavits, while referring the facts within his knowledge, must do so directly and positively using the word I affirms or I take oath and say. When making reference as to the information obtained from others, याद रखिएगा, एक है कि मेरे नॉलेज में है,
लेकिन दूसरा मैं अदर से इंफॉर्मेशन ले रहा हूं, तो उसे क्या, डिक्लेयर्ड मस्ट टू बी एक्सप्रेशन आई एम अफर्म एंड शुड ऐड एंड वेरीली बिलीव टू बी ट्रू। अब वो कहता है कि ये आपने कहना है कि ये मैंने सुने हैं और ये बिलीव करता हूं कि ये ट्रू हैं, बिकॉज कि उसके नॉलेज में नहीं है। जो नॉलेज में है वो ट्रू हैं, जो उसने सुने हैं उसमें बिलीव कर रहा है कि ट्रू है। और ही मे स्टेट द सोर्स फ्रॉम विच ही रिसीव सच इंफॉर्मेशन। एवरी एफिडेविट शैल बी साइंड एंड थंब मार्क्स। अगेन सिग्नेचर उस पे हो और साथ थंब मार्क होना भी जरूरी है। It shall be verified in accordance with the verification in the form given in Rule 16 of the High Court Rule and Order. The verification shall be signed. ये बहुत अहम पोर्शन वो बात कर रहा है कि जो एफिडेविट है उसकी वेरिफिकेशन किस रूल के तहत, लिखिए जी, रूल 16 ऑफ द हाई कोर्ट रूल एंड ऑर्डर। ये मुसलसल चल रहे हैं 8, 9, 14, 15 एंड 16 इसकी वेरिफिकेशन के लिए है। तो प्लीज इसको कंफर्म कीजिए, उसको रटिए। आगे चल के मैं और आपको बताता हूं। ये तो होगी वेरिफिकेशन। और वेरिफिकेशन के बारे में क्या कहती है, वेरिफिकेशन shall be signed and thumb marked by the declaration. The affidavit shall be attested by oath commissioner. हम हर एफिडेविट को अटेस्ट कराते हैं ओथ कमिश्नर से। तो ये हाई कोर्ट के रूल कहते हैं कि ओथ कमिश्नर से वो टेस्ट होना चाहिए। कहीं ये सवाल, ये सारे सवाल ही में से कहीं कुछ भी आ सकता है, कोई भी कि ये इसकी वेरिफिकेशन कहाँ से होती है, ये किससे ये कंफर्म होते हैं। As defined in Article 2 of the Kanun-e Shahadat, evidence mean and includes all the statements which the court permits are required to be made before it by witness in relation to matters of facts under inquiry. Such statements are called oral evidence, and all documents produced for the inspection of the court, such documents are called documentary evidence. तो ये तो था कि एफिडेविट किस तरह किस शेप में होना चाहिए। अगेन आप जब इसे प्रैक्टिकल करेंगे तो फिर आपको ज़्यादा इसका अच्छी तरह से याद रहेगा, पता रहेगा, और ऑटोमेटिक आप इन सारी चीज़ों को सीक्वल करते जाएंगे। जब आपने बहुत ज़्यादा किया तो ऑटोमेटिक आप सीक्वल। लेकिन जितने भी प्रैक्टिकल लोग हैं, प्रोफेशनल हैं, उन्हें सब पता है कि इससे एफिडेविट कैसे होना है, लेकिन शायद ही 5% या 2% या 3% ये बता सकें कि हाई कोर्ट के फलां रूल, फलां ऑर्डर और फलां जगह पे ये इसकी एफिडेविट की डिटेल मौजूद है कि किस शेप में और कैसे होना चाहिए। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, आप दोबारा लिख लें कि रूल एंड ऑर्डर वॉल्यूम 4 पार्ट बी चैप्टर 12 बी रूल 8, 9, 14, 15 एंड 16। ठीक है जी। नेक्स्ट आइए सर, आज के हाई कोर्ट के रूल एंड ऑर्डर।